नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, फिर से हम एक बार आपके ईवीएस पर्यावरण एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस सीरीज नंबर में पार्ट नंबर दोस्तों आपका अगला 31 है और इस पार्ट में हम दोस्तों 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वादा करता हूं दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। 573 किलो कैलोरी ऊर्जा, 673, 288 या 746 किलो कैलोरी। तो सजीवों में जो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, ठीक है, उसमें ऊर्जा जो अवमुक्त होती है वह दोस्तों 673 KCAL होती है, किलो कैलोरी। तो हमारा राइट ऑप्शन साथियों हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए ये कथन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि सभी धातुएं तन्न होती हैं, सभी अधातुएं तन्न होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्न होती हैं या कुछ अधातुएं तन्न होती हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे दोस्तों सही होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। अगर आपका जवाब है कि सामान्यतः धातुएं तन्न होती हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाती है। धातु में विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्न होती हैं, परंतु सभी धातुएं तन्न नहीं होती हैं। चांदी, देखिए 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। एमोनियम, तांबा, चांदी, सोना, टिन, लोहा, ये सभी धातुएं हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से नीचे बताएंगे इस प्रैक्टिस सीरीज 31 में 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। वास्तविक सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब होता है, आभासी सीधा एवं आकर्षित प्रतिबिंब होता है, आभासी उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब होता है या वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब होता है। नीचे कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर बताएं। तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब दोस्तों कैसे होता है, आभासी सीधा एवं कैसे होता है, आकर्षित होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग पूरा डिफिनेशन है कि अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं आवर्धित बनेगा, क्योंकि वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच होगा, जिससे बिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से आवर्धित या बड़ा होगा। चौथा प्रश्न है, प्यारे साथियों, शिक्षक बंधुओं, आप सभी लोग ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का। माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना है कि आप लोगों का जो सपना है वो जरूर साकार होगा और सिलेक्शन इस बार दोस्तों बिल्कुल 100% श्योर एंड प्योर की बात करेंगे। जी हाँ, 101% की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी आप लोग सभी लोग करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पश्चमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। आमाशय में, श्वसननिका में, आंत्र में, वायुकोश में। तो पश्चमाभ उपकला प्राणियों के कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, यह श्वसननिका की बात कर रहे हैं। पश्चमाभ उपकला प्राणियों के श्वसनिकाओं में आंतरिक भागों पर मिलता है। यह उपकला शरीर के सुरक्षा कवच का एक कार्य करता है। पांचवा प्रश्न है, मलेरिया रोग होता है या मलेरिया रोग किसके कारण से होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, एंटी एबीम अमीबा की बात कर रहे हैं, रेट्रोवायरस की बात कर रहे हैं, सल्मोनेला की बात कर रहे हैं। तो मलेरिया रोग किसके कारण से होता है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। यह रोग दोस्तों, मलेरिया एक सभी लोग जानते हैं,
एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरा नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण से फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और एनीमिया के लक्षण उभरते हैं जिसमें रक्तहीनता होती है, जैसे बुखार, उबकाई और जुखाम आना, ये सभी लक्षण देखे जा सकते हैं। और मलेरिया के संक्रमण का इलाज कुनैन जैसे मलेरिया रोधी दवाओं से किया जाता है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश और रेट्रोवायरस यानी HIV वायरस जो होता है यह एड्स के लिए होता है। और सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग होता है। छठवां प्रश्न है साथियों, वायु की आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर, ग्लूकोमीटर या बैरोमीटर से। तो सभी लोग जानते हैं वायु की आर्द्रता किससे नापी जाती है, तो वह दोस्तों हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। और हाइग्रोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? देखिए सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जाइलम एक आपका कैसा ऊतक है? तो जाइलम एक साथियों कठिन ऊतक के तौर पर कहलाता है। तो जाइलम एक कठिन ऊतक है, ना कि एक सरल ऊतक। तो सरल ऊतक जाइलम नहीं होगा, बाकी सारे सरल ऊतक है। जाइलम एक कठिन ऊतक पर आता है और यह पौधे में पाए जाने वाला जटिल ऊतक है, कठिन या जटिल कह सकते हैं। जाइलम पौधे की जड़ से जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। इसके चालन को इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। 8वां प्रश्न है साथियों, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ल्यूशियोमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका सी ऑप्शन है, हाइटोमीटर कहा जाता है। हाइटोमीटर यंत्र का उपयोग वर्षा मापने के लिए और वर्षा मापने के लिए अधिकतर मौसम विज्ञानी रेन गाग का उपयोग करते हैं। किसकी बात कर? रेन गाग पूछा जाए, हायोमीटर पूछा जाए, ये भी एक ही है। और रेन गाग में वर्षा मिलीमीटर में मापी जाती है। और 1962 में क्रिस्टोफर वेन ने ब्रिटेन में पहला रेन गॉग बनाया था। तेज हवा या बर्फबारी वाली जो बारिश में रेन गॉग से वर्षा का पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि बर्फीला और हवा से पता नहीं चलता है। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? स्फाइगोमैनोमीटर, थर्मामीटर, ECG या स्टेथोस्कोप की बात करेंगे। देखिए रक्तचाप की बात कर रहे हैं। थर्मामीटर सभी लोग जानते हैं तापमान के लिए होता है। ECG ये दिल से संबंधित रोग का पता लगाने के लिए है। और जो आपका स्टेथोस्कोप है ये सभी डॉक्टरों के पास होता है, ठीक है। तो रक्तचाप नापने का जो उपकरण है वह स्फाइगोमैनोमीटर की बात करेंगे। हृदय की फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। डायनामाइट द्वारा आविष्कार किया गया। तो दोस्तों डायनामाइट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, जोसेफ नाइसफार-जिप्से के द्वारा, या दोस्तों टेड नेल्सन के द्वारा? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1863 में किया गया था। नाइट्रोग्लिसरीन को किसी निष्क्रिय पदार्थ यथा कि जिलगूर या लकड़ी के बुरादे को अवशोषित करके यह बनाया जाता है। ये सारा डिटेल आता नहीं, लेकिन फिर भी हम एक इंफॉर्मेशन के तौर पर, नॉलेज के तौर पर आपको ये पूरा डिफिनेशन, आपको सॉल्यूशन बता देते हैं, ताकि आने वाले प्रश्नों में या और आपका नॉलेज गहराई से आपको पता चल जाए। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड, अरस्तु, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या निकोला टेस्ला की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं टेलीविज़न का आविष्कार, टीवी जो हर घरों का एक बन चुका है और आजकल मोबाइल में ही टीवी बन चुका है, तो J.L. बेयर्ड की बात करेंगे। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड ने किया था। स्कॉटलैंड में जॉन लाजी बेयर्ड एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में लंदन में किया था। और 1928 में बेयर टेलीविज़न
डेवलपमेंट कंपनी में पहला ट्रांसलांटिक टेलीविजन का प्रसारण किया था? अगला प्रश्न है, वनस्पति कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से, ग्लूकोज से, सुक्रोज से, फ्रक्टोज से। तो वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्यूलोज की बात कर रहे हैं। हरे पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है और जीव जगत में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि सेल्यूलोज एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H100 और यहाँ पर N आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेल्यूलोज कैसा यौगिक है? एक अकार्बनिक यौगिक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। और इसमें पता है कि लगातार जुड़ने से 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है और कपास के रेशों का 10% हिस्सा सेल्यूलोज होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो सभी लोग जानते हैं मैग्नीशियम किसका है, पर्ण हरिन, क्लोरोफिल्म, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम का। तो मैग्नीशियम दोस्तों किसका संघटक धातु है? संघटक मतलब होते हैं कि इकट्ठा की बात करेंगे तो क्लोरोफिल्म और पर्णहरिम या पर्णहरित अणु का संघटक धातु है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर 8वां बहुउपलब्ध तत्व है और पूरे ब्रह्मांड में 9वां है। इसकी खोज जोसेफ वेकर ने 1755 में की। इसका एक यौगिक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है और मैग्नीशियम पर्णहरित अणु या क्लोरोफिल का संघटक धातु है और पृथ्वी पर उपस्थित कुल पौधों के क्लोरोफिल में लगभग 100 बिलियन टन मैग्नीशियम उपस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी मछली है? जेलीफिश, लॉबस्टर, सैल्मन, व्हेल। अब आप हम ही सुने होंगे, ये फिश भी है, बिच्छर हो गए, व्हेल भी है, सालमान भी हमने सुना है, ठीक है, लॉबस्टर कम कम सुना है। लेकिन दोस्तों इस सालमान की बात करेंगे, इसका मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि व्हेल और जेलीफिश क्यों नहीं है। देखिए, सिल्वर फिश, कटल फिश, जेलीफिश, व्हेल या लॉबस्टर, इनको असत्य मछलियां कहा गया है, जबकि एक सालमन एक सत्य मछली है। यह प्रशांत महासागर में बहुतायत रूप में मिलती है। तो सत्य और असत्य मछली की बात कर रहे हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स लियल, विलियम स्मिथ, ह्यूगो ड्रिविज या हैरिसन स्मिथ की बात कर रहे हैं। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो ड्रिविज के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 16वां प्रश्न दिया गया है, स्लीपर जंतु की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्लीपर जंतु एनिमलक्यूल किसका सामान्य नाम है? प्लाज्मोडियम का, मोनोसिस्ट का, ट्रिपेनोसोम का या पैरामीशियम का। शायद दोस्तों यह प्रश्न आप पहली बार फेस कर रहे होंगे, नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों एनर्जी को बरकरार रखें। बात करेंगे स्लीपर जंतु या एनिमलक्यूल किसका समान नाम है? तो यह पैरामीशियम का यह सामान्य नाम है। पैरामीशियम प्राणी जगत के प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जीव कहलाता है और इसका सामान्य नाम स्लीपर जंतु है। और प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत एक कोशिकीय सरल जीव आते हैं और इस संघ के अंतर्गत पैरामीशियम के साथ साथ अमीबा, युगलेना, प्लाज्मोडियम नामक जीव भी आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है? यानी सीधा, प्रत्यक्षतः मतलब सीधा बच्चा नहीं, पहले अंडा देता है, अंडा से फिर बच्चा होता है। एकिडना, कंगारू, शाही, व्हेल। सभी नीचे कमेंट करके फीडबैक करके जरूर बताएंगे। जी हाँ, कमेंट करें, फीडबैक करें। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, ज्ञानी सबक व्याख्याता लोग हैं। तैयारी जारी रखें, सिलेक्शन सर्वोपरि होगा। सिलेक्शन आसान बना देता है लगातार तैयारी करना, लगातार अभ्यास करना। सभी पूछते रहते हैं सिलेक्शन कैसे होगा, यूट्यूब पर, गूगल पे सर्च करते रहे हैं, ठीक है, कि क्रैक कैसे करें किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में सिलेक्शन कैसे पाएँ, अधिकतम अंक कैसे पाएँ। भैया तैयारी से ही लाया जा सकता है, इसका कोई ट्रिक या कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। जितना ज़्यादा आप लोग अभ्यास करते हैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेंड करते हैं, ठीक है, आपकी कैपेसिटी कितना अधिक आप लोगों की बढ़ रही है माइंड पर, वो आपका सारा फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है। इसलिए जायसवाल सर यानी कि मैं आपसे कहता हूँ सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर होगा, बस तैयारी जारी रखें। कौन सा जीव अंडे देता है प्रत्यक्ष बच्चों में पैदा करता वह एक रीना है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए दोस्तों,
एकिडना जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एकिडना पाए जाने वाला एक जीव है जो अंडे देता है और अपने बच्चे को स्तनपान भी कराती है। माइनोट्रीम नाम के प्राचीन स्तनपायी समूह के मात्र 2 ही सदस्य आज युग में अंडे देते हैं, एकिडना और प्लेटिप्स की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जो कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता है, वह हमेशा सफल बनता है। जितने भी आप लोग सफल इंसान हुए उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, तो कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल अवश्य मिलता है। क्योंकि फल की चिंता करने से आप कर्म करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो कर्म करना नहीं भूलना, कर्म करना नहीं भूलेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, यूरोबिलिन। देखिए, सभी लोग यह आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा जो मल होता है वह पीले रंग का आखिर क्यों होता है, ठीक है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये दोस्तों, अब यह रंग द्रव्य हमारा जो उपस्थित होता है वह है यूरोबिलिन। जी हाँ, ये सारे चारों द्रव्य के कारण होता है। पेप्सिन किसके कारण होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। रेनिन केसिन दुग्ध का संश्लेषण करता है। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। और यूरोबिलिन यह मानव मल का रंग पीला करता है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी या वर्टिब्रेज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, निडेरिया, कॉर्डेटा। देखिए, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी वाले या वर्टिब्रेट प्रजाति के अंतर्गत के प्राणी जो होते हैं वह कॉर्डेटा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। कॉर्डेटा संघ के समस्त जंतुओं के शरीर में उनके किसी न किसी अवस्था में मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी अवश्य पाई जाती है। जबकि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में शरीर का खंड युक्त शाही प्राय 3 भागों में होता है। सिर, धड़ और उदर में विभक्त होता है तथा टांगे क्या है, जोड़दार होती हैं। और संघ निडेरिया के जंतुओं में ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है तथा शरीर के 2 स्तरों स्कोडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस का बना होता है। और एनिडला संघ के जंतु लंबे, बेलनाकार, कोमल शरीर वाले और द्विपार्श्वमी तथा त्रिस्तरीय होते हैं। ये चारों हमने आपको डिटेल के साथ बता दिया। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष, लार। या आपके एक प्रश्न पर या ऑप्शन पर यकृत आ सकता है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है, जिसे हम लीवर के नाम से जानते हैं। यह लगभग 17.5 सेंटीमीटर लंबी, 16 सेंटीमीटर ऊंची और 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसका वजन लगभग 15 से 2000 ग्राम तक होता है, यानी ठीक है 1.5 से 2 किलोग्राम। प्राय यह शरीर के कुल वजन का 1/50 भाग वजन के बराबर तथा बच्चों में 1/20 भाग वजन के बराबर होता है। इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करना होता है। साथियों, 20 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया और आइए 5 प्रश्न कंप्लीट करते हैं। टोटल 25 प्रश्न हम इस प्रैक्टिस सीरीज पार्ट नंबर 31 में कंप्लीट करने जा रहे हैं। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्बिनम, ग्लोबिन, केसीन। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं केसीन की बात करते हैं। तो दूध में पाए जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन होता है वह केसीन नामक प्रोटीन होता है। और प्रोटीन लगभग यहाँ पे 80% गाय के दूध में तथा 20 से 45% स्त्री माँ के दूध में पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन में भी यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और केसीन प्रोटीन में लगभग 15 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रश्न आ सकता है कि केसीन प्रोटीन में लगभग कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 15 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? ठीक है, अग्रचवर्णक, पश्चवर्णक, या आपने नाम सुने होंगे। तो मनुष्य के दोस्तों 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने होते हैं? मनुष्य के मुखगुहा में 2 जबड़े किनारे दांतों की एक लगभग अर्धवृत्ताकार पंक्ति होती है। मनुष्य के दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। एक स्वस्थ और एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं। अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन, लार, एमाइलेज या अग्नाशयी नली की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। तो अमाशय में ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है वह दोस्तों अमाशय में पेप्सिन एंजाइम है, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। हमारे अमाशय में पेप्सिन एक एंजाइम होता है, तभी हम प्रोटीन को पचा पाते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसका भंडारण रक्त करता है, त्वचा करता है, यकृत करता है या अन्नाशय करता है, अग्नाशय। देखिए सभी लोग जानते हैं रक्त और त्वचा ये दोनों कार्य दोस्तों विटामिन के भंडारण का नहीं होता है। तो कौन सा होता है? ये कात, लीवर या यकृत का कार्य होता है। ठीक है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसका भंडारण लीवर या यकृत पर होता है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसी अम्लों का एक एस्टर है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहता है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति में 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यकृत वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है और भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित करता रहता है। 25वां प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर भाग है? हड्डियां, दांत का इनेमल, खोपड़ी, मेरुरज्जु। देखिए शरीर का सबसे कठोर भाग पूछा जा रहा है तो कठोर भाग पूछेगा। अब आप इसका आंसर सुन करके भी आपको कहे चकाचौंध हो जाएंगे, कहते हैं ना आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो शरीर का सबसे कठोर भाग दोस्तों दांत का इनेमल होता है। शरीर का सबसे कठोर दांत का इनेमल क्यों होता है? क्योंकि यह पदार्थ दांत की ग्रीवा एवं दंत शिखर पर एक चमकीले सफेद रंग का कठोर स्तर बनाता है। इसमें क्या होता है? जीवित कोशिकाएं बहुत कम संख्या में होती हैं। तो यहाँ पर 25 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इस 25 प्रश्न में प्रैक्टिस सीरीज नंबर 31 में आपका स्कोर कितना है। 15 प्लस है, 20 एवं आपका कितना स्कोर है? सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, तैयारी जारी रखें क्योंकि माँ सरस्वती अभिनंदन प्रार्थना बिल्कुल जोरदार है। आज जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। इसी तरह साथियों लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा, मॉडल पेपर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और सिलेक्शन भी मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट मॉडल पेपर